नेहरू की सर जो दूसरी पॉलिसी है सेकुलरवाद, और वो सेकुलरवाद सर कि अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के प्रति मोह, आपने अल्पसंख्यकों के प्रति मोह कहा है, हिंदुओं को जातियों में बांटना, ये हिंदुओं में, और हिंदुओं के प्रति विद्वेष का भाव, ये जो नेहरू के अंदर था वो कंटिन्यू क्यों करता चला गया सर? उसमें कहीं कोई ब्रेक क्यों नहीं आया? क्या समाज ने इसको रिएक्ट नहीं किया इस पे? ये बड़ा रोचक सवाल है और बहुत कठिन सवाल भी है। मैं इसका अनुमान से उत्तर दे सकता हूँ। पहली बात तो ये समाज का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो भारत के जो 1.25 अरब लोग हैं वो समाज नहीं है। समाज का मतलब है राजनीति के मामले में, बौद्धिकता के मामले में, नीतियों के मामले में जो पढ़ने लिखने वाले, विचार करने वाले लोग होते हैं, जानकारी रखने वाले लोग होते हैं, वही समाज है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू जी न केवल भारत के प्रधानमंत्री थे, बल्कि प्रथम प्रधानमंत्री का मतलब, और उन्होंने ही संविधान भी बनाया था, उनके ही नेतृत्व में संविधान बना। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जरूर लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही कहा था कि अरे मैं तो क्लर्क था, जो मुझे कहा गया मैंने लिख दिया। और उन्होंने 3 साल के अंदर ही ये भी कहा था कि यह संविधान बिल्कुल बेकार है, यह किसी के काम का नहीं है। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट। ये उन्होंने संसद में कहा और 2 बार कहा कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को जला दूंगा। कहने का मतलब यह कि संविधान भी नेहरू जी ने बनाया, प्रथम प्रधानमंत्री भी नेहरू जी बने, उनका हाथ पकड़ने वाले जो सरदार पटेल थे वो भी बहुत जल्दी चले गए। तो और वो स्वयं सोवियत संघ और कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत मजबूत होकर के उभरा था, बहुत सशक्त था। आज पूरी दुनिया में उसका एक प्रभाव था, उसके पास बहुत संसाधन भी थे, और इधर नेहरू जी एक छत्र शासक थे। तो इन सब सर्कमस्टांशियल संयोगों से पूरे भारत के लिए नेहरू जी एक मॉडल देने वाले व्यक्ति बन गए। मतलब उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो प्रथम बार हो रहे थे, क्योंकि स्वतंत्र भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जो चाहा, जो संस्थाएं बनाई, जो नीतियां बनाई, जिन विचारों को स्थापित किया, और वो 15-17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, एक छत्र। तो उन्होंने जो काम किए वो एक तरह का मॉडल बन गया। और ये इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी के आपको विद्वान भी बताएंगे कि कोई भी संस्था बनती है, बल्कि आप भी एक संस्था चला रहे हैं, जिस संस्था को बनाते समय जो नियम बना दिए जाते हैं, जो चीजें तय की जाती हैं या छोड़ दी जाती हैं, फिर बाद में उसको थोड़ा बदलना थोड़ा कठिन होता है, फिर उसमें ज्यादा सिरदर्द लेना पड़ता है। और ये बड़ी आसान बात है कि उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आए वो मजे से कुर्सी पर बैठ जाए और जो चल रहा था उसको चलने दे। तो शासन के लिए, खास करके इतने बड़े देश का शासन चलाना, और इसमें जो सुख सुविधाएं हैं वो जो किसी को मिलती हैं, तो बाकी लीडर, बाकी मंत्री, बाकी अधिकारी सोचते हैं कौन इतना माथापच्ची करे। हम 2 साल के लिए हैं, 5 साल के लिए हैं, 3 साल के लिए हैं, या पता नहीं कितने समय के लिए हैं, जैसा चल रहा है चलने दो। तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे समझ से यही है कि चूंकि समाजवाद का दुनिया में बोलबाला था, और नेहरू जी एक बड़े बौद्धिक और प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उनका भी एक दबदबा था, और चूंकि शासन सत्ता उनके हाथ में आई, और वो भी थोड़ी तनाशाही रुचि के व्यक्ति थे, और वैचारिक कट्टरता वाले व्यक्ति थे कुछ हद तक। तो उन्होंने इन सब चीजों को शासन में, शिक्षा में, मीडिया में, सब जगह स्थापित कर दिया। चाहे उनका सेकुलरवाद हो, समाजवाद हो, या हिंदू विरोध हो, इस्लाम परस्ती हो, या इतिहास के बारे में गलत दृष्टिकोण हो। आप नोट करेंगे कि जो हमारे आज भी पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बातें जो चल रही हैं, जिसको मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उसमें घुसाया, वो नेहरू जी की किताब का सहारा लेकर के घुसाया। क्यों? तो नेहरू जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी देश के लाडले थे, वगैरह वगैरह। तो उनके नाम से बहुत सी वैचारिक, सांगठनिक तौर तरीके शासन में भी और पार्टी में भी इस तरह से आ गए, जो बाद के नेताओं को बहुत आरामदेह भी लगते हैं, अच्छा भी लगता है कि कोई उनसे हिसाब लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नेहरू से कोई हिसाब लेने वाला नहीं था। नेहरू जी गलती करके अगर सत्ता में बने रह सकते थे, तो दूसरे नेता भी गलती करके सत्ता में बने रह सकते हैं। नेहरू जी इस्लाम परस्त थे या हिंदू भाव से वितृष्णा रखते थे,
तो दूसरे लोगों को भी लगता है कि वही मॉडर्न है, वही आधुनिक है, क्योंकि ये नेहरू जी ने किया था। तो मैं समझता हूँ कि नेहरू जी के द्वारा चलाए गए जो हानिकारक विचार, तौर तरीके, शासन में भी और पार्टी में भी, वो दो कारणों से चलते रहे। एक तो यह कि उन्होंने उसको लंबे समय तक एक स्टैब्लिश परंपरा के रूप में जमा दिया, और उसको बाद में आने वाले नेताओं ने, अफसरों ने, बौद्धिकों ने इस रूप में कभी देखा ही नहीं कि इसकी कभी जांच परख करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि नेहरू के बाद उनके ही परिवार के लोग, उनकी ही पार्टी के लोग लंबे समय तक सत्ता में रहे। तो वो केवल 17 साल ही नहीं, उसको कह सकते हैं कि वो 30-40 साल तक वो शासन में, विचार में, मीडिया में, शिक्षा में जम गया। जिनको बदलना था, जैसे जनता पार्टी आई सत्ता में, या फिर बाद में बीजेपी आई, या नेशनल फ्रंट आया, उन लोगों ने इसकी रत्ती पर परवाह नहीं की। उसका मुख्य कारण है कि वो आराम से सत्ता भोग में लगे रहे, और इसको बदलना उनको जरूरी नहीं लगा। और ये भी हो सकता है कि उनमें से अधिकांश लोग इन बातों को बहुत अच्छा और उपयोगी समझते हो, क्योंकि समाजवाद या सेकुलरवाद, ये एक तरह का उसका आडंबर पूरे देश पर हावी हो चुका था, और उसको हावी करा दिया गया था। और जो उसको चुनौती देने वाली धारा थी, या हो सकती थी, उसने, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, संघ परिवार, पहले जनसंघ, फिर भाजपा, और फिर कुल मिलाकर के संघ परिवार, इन लोगों ने कभी इसकी चिंता ही नहीं की कि किन्हीं विचारों को चुनौती दे, किन्हीं विचारों के विकल्प में अपना कोई प्रोग्राम दे। उन्होंने एक अपने आलस्य में भी और बुद्धिहीनता में भी उसको जस का तस स्वीकार कर लिया कि, और उनको ये लगा कि जिन बातों से नेहरू जी की चमक बनी, उन्हीं से हमारी भी चमक बनेगी। तो उन्होंने इसलिए भी, और वाजपेयी जी के लिए तो पक्का कहा जा सकता है, जिन्होंने भाजपा के संविधान में समाजवाद लिखवा दिया, उनके लिए तो जानी हुई बात है, मैंने इस लेख में भी लिखा है कई उदाहरणों के साथ, वो नेहरू जी के पक्के भक्त थे। तो उन्होंने हूबहू नेहरू की चमक और कांग्रेस की चमक को अपनी पार्टी में अपनाने के लिए उन्होंने हूबहू उसको स्वीकार कर लिया। और फिर उनको ये भी लगा, जो उनके लोग ऐसा सोचते भी होंगे डिफरेंट, उनको ये भी लगा कि अभी कौन इतनी जहमत उठाए, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आराम से सत्ता चलती है, और वो आज भी हम देख सकते हैं।